तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक ढाबे पर रुके हुए थे कि अचानक ही आधी रात को मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरा दोस्त मौजूद नहीं है। अपने दोस्त को अपने पास में ना पाकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त आकाश हल्का होने यहीं कहीं गया होगा। यही सोचकर मैं कुछ देर आकाश का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद आकाश नहीं लौटा तो मुझे चिंता होने लगी। मैं जोर जोर से आकाश का नाम लेकर उसे पुकारने लगा, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। मैं सड़क की ओर आकाश को ढूंढने निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े ही अजीब तरह से चांद की हल्की रोशनी में मुझे दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखकर मैंने एक बार फिर आकाश का नाम लेकर पुकारने लगा। मेरी आवाज सुनकर वो लोग मेरी ओर एकदम से पलटे और जैसे मेरी नजर सामने उन लोगों पर पड़ी तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। तो चलिए जानते इस दिल दहला देने वाली घटना को। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुए एक छोटे से गांव पिपरिया में रहता हूँ। मेरा अपने गांव में एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना को बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात आज से कुछ साल पहले की है जब मैं अपने एक दोस्त आकाश के साथ बैठा था। उस वक्त मैंने और आकाश ने 10वीं की पढ़ाई खत्म कर ली थी, पर उसके आगे पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे घर में पैसे कमाने वाले बस मेरे पापा ही थे, जो सब्जी बेचकर बड़े ही मुश्किल से हमारा घर चलाते थे। मेरी मम्मी कपड़े सिल कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, पर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। और मेरा दोस्त आकाश बचपन से ही पैसों के पीछे पागल था। उसके घर में भी पैसों की तंगी थी। फिर बातों ही बातों में आकाश ने मुझसे अपने रिश्तेदार के एक भैया के बारे में मुझे बताया, जो हरियाणा में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। उन्होंने आकाश को एक बार काम करने का ऑफर दिया था, पर उस वक्त आकाश की 10वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही थी। इसी वजह से वो वहां जा ना सका। पर अभी हम दोनों को काम की बहुत जरूरत थी, तो आकाश ने उनसे काम के बारे में पूछा, लेकिन इस वक्त किसी आदमी की जरूरत नहीं थी। लेकिन आकाश के काफी विनती करने के बाद उसके भैया मान गए। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी और आकाश की उम्र सिर्फ 18 साल। हम दोनों 2 दिन बाद ही हरियाणा निकलने की तैयारी करने लगे और हमें घर से 5,000 रुपए वहां जाकर रहने और खाने के लिए बड़े ही मुश्किल से कर्ज लेकर मिले थे। मैं और आकाश हम दोनों ने दिन भर सामान पैक किया और अगली सुबह ही हम दोनों अपने जीवन के पहले सफर पर निकल पड़े। एक दिन का सफर तय करने के बाद हम हरियाणा पहुंचे। उस वक्त हमें ट्रेन से सफर करने के कारण काफी थकान हो गई थी, लेकिन उसी थकान में हम आकाश के भैया से मिलने जा पहुंचे, जिनका नाम अभय था और उनकी उम्र तकरीबन हमसे 10 साल ज्यादा थी। उन्होंने हमें एक कमरा किराए पर दिलाया और उन्होंने हमसे पूछा, तुम दोनों काम पर कब से आ रहे हो? हमने उनसे अगली सुबह से ही जाने को कहा। थकान के कारण हमें एक दिन आराम करने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस दिन हम दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। आकाश के भैया वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हम दोनों बिना कुछ खाए पिए सो गए और फिर अगले दिन सुबह फ्रेश होकर नाश्ता करके हम दोनों काम पर चले आए। वो फैक्ट्री लगभग हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो हम दोनों वहां पैदल ही आपस में बातें करते हुए काम पर चले जाया करते। उस फैक्ट्री की मशीनें हम दोनों को समझ में नहीं आ रही थी और वहां काम सीखने में ही हमें तकरीबन 1 महीना लग गया। पर जब हमने काम सीख लिया तो अब धीरे धीरे हमें वहां काम करने में मजा आने लगा। हरियाणा में काम करने के बाद हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी ने अब अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत ही कोहराम मच गया। उस समय हमारे देश में हर रोज हजारों लोगों की मृत्यु होने लगी और इस महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। लॉकडाउन की वजह से हम दोनों ने 1 महीने का राशन खरीद कर रख लिया, जो कि अब लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से हम दिन भर अपने कमरे में रहने लगे और कब देखते देखते 1 महीना बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। लॉकडाउन हटने का दूर दूर तक का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। हमने कुछ पैसे अपने पास इमरजेंसी के लिए बचा के रखे हुए थे,
तो उन पैसों से हम चोरी छुपे राशन खरीदकर कैसे भी काम चला लेते थे। पर धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया और तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए थे। हमारे पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हुए थे जिससे कि हम राशन खरीद सके और रूम का किराया दे सके। हमारे पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे जिससे शायद अब 1 हफ्ता भी गुजारना मुश्किल था। और इसी बीच हमें पता चला कि हमारे फैक्ट्री का मालिक जो मेरे दोस्त का रिश्तेदार था वो लॉकडाउन लगने के कारण काम न चलने की वजह से बिना किसी से बताए घर चले गए थे और अब वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे। पैसा खत्म होने की वजह से हमने फैसला किया कि हम ट्रक की सहायता से रात में घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात के मुकाबले पुलिस दिन में ज्यादा चेकिंग करती है। और 2 दिन के बाद ही रात के वक्त मैं और आकाश कोई गाड़ी मिलने की आस लगाए रूम से निकल गए। दोस्तों उस समय रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और उसी वक्त हम दोनों रोड के किनारे पर जाकर खड़े हो गए और फिर लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद हमें एक ट्रक वाला दूर से आता हुआ दिखा, जिसे हमने हाथ से रुकने का इशारा किया। उस ट्रक वाले को इशारा करते ही वो कुछ दूर आगे जाकर रुका। हम उस ट्रक वाले के पास दौड़कर गए और हमने उस ट्रक वाले से पूछा, भैया हमें थोड़ा आगे छोड़ दोगे? तभी ट्रक वाले ने हमसे पूछा, कहाँ जाना है तुम दोनों को? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हमें उत्तर प्रदेश जाना है। ट्रक वाले ने हमें जवाब देते हुए कहा कि मैं उतना दूर तो नहीं जा रहा, पर मैं तुम दोनों को 100 किलोमीटर आगे तक छोड़ दूंगा और वहां से तुम लोग कोई और सवारी देख लेना। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था तो हमने ठीक है का इशारा करते हुए उस ट्रक में बैठ गए। और हमारे ट्रक में बैठते उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट की और उस सुनसान हाईवे पर तेजी से ट्रक भगाने लगा। अभी हमें ट्रक में बैठे कुछ ही देरी हुई थी कि मेरे दिमाग में एक सवाल चलने लगा। मैंने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, आप लॉकडाउन में ट्रक लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता? मेरे मुंह से इतना सुनते उस ट्रक ड्राइवर ने थोड़ी गंभीरता से मुस्कुराते हुए मुझे जवाब देते हुए कहने लगा, मुझे किस बात का डर? उस ट्रक ड्राइवर के मुंह से इतना सुनते मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर हमसे कहना क्या चाहता है। और इस प्रकार हमारे बीच बातें होनी शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथ घटे हुए एक प्रेत बाधित किस्से के बारे में हमसे बताते हुए कहने लगा कि एक बार मैं ऐसे अंधेरी रात में डिलीवरी करने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत रोती दिखी जो उस रोड के बीचों बीच बैठी हुई थी। मैं ट्रक रोककर अपने ट्रक से उतरने वाला था कि मैं टॉर्च लेने के लिए सीट के नीचे झुका और जैसे सामने की ओर मेरी नजर पड़ी तो सामने कोई नहीं था। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा पूरा शरीर डर से सहम गया और मैंने मौके पर ही ट्रक स्टार्ट की और पूरे रफ्तार से वहां से निकल गया। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस बला से सही सलामत बच गया। और ऐसे ही बातों बातों में उस ट्रक वाले ने हमें बताया कि मुझे अब आगे से बाएं की ओर जाना है। तभी उस ट्रक वाले ने सामने की ओर इशारा करते हुए हमसे कहा कि वहां पर एक छोटा सा ढाबा है, आप वहां पर रुक सकते हैं, आज की रात आप वहां गुजार सकते हो। और उसने हमें उस ढाबे पर उतारकर अपनी मंजिल की ओर चला गया। हम उस ढाबे की ओर आगे बढ़े और हम उस ढाबे पर जा पहुंचे तो हम उस ढाबे का दृश्य देखकर, वो ढाबा देखने में राजा महाराजाओं के समय का लग रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ढाबा कभी खुलता ही ना हो। पर हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था और इसी वजह से हमें उस ढाबे में जाना पड़ा। ढाबे में जाते हमें वहां 4 लोग दिखे। हमारे पास कुछ पैसे भी बचे हुए थे तो हमने उस ढाबे पर खाना खाया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उस पुराने से ढाबे पर तरह तरह के पकवान बने थे। खाना खाने के बाद उस ढाबे के पास लगी खाट पर हम सो गए और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एकदम से आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त आकाश मेरे पास ही नहीं था। मुझे लगा वो बाहर टॉयलेट करने गया होगा। यही सोचकर मैं वहीं पर कुछ देर तक उसका इंतजार करने लगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वो नहीं लौटा तो मैंने ढाबे के बाहर जाकर उसका नाम लेकर जोर जोर से आवाज लगाई, पर सामने से मुझे उसकी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर मुझे किसी के होने का महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। मैं दौड़कर उस आवाज की ओर भागा तो मैंने देखा कि वही 4 लोग जो ढाबे में थे वो मेरे दोस्त को अपने कंधे पर टांगकर जंगल की ओर लेकर जा रहे थे। तो मैंने जोर जोर से अपने दोस्त आकाश का नाम लेकर चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागा और उन 4 लोगों के शरीर के कुछ हिस्सों में बड़े बड़े सुराख हैं और उनके उन्हीं घाव में से
खून बह रहा था। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बार फिर उसी जंगल की ओर भागा। उस जंगल के थोड़ा करीब पहुंचने पर मुझे उस जंगल के किनारे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। जब मैंने उस भीड़ को हटाकर देखा तो मेरे दोस्त की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी हो। मैं अपने दोस्त की लाश देखकर वहीं पर बैठकर रोने लगा और कुछ देर के बाद जब मैंने देखा तो पुलिस मेरे दोस्त की बॉडी को लेकर मेरे सामने से जा रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं आकाश के माता पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। कि तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तभी मैंने उनको अपने साथ घटित हुई उन घटनाओं के बारे में बताया तो उसे सुनकर उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझसे कहने लगे कि आज तुम हमारे घर पर रुक जाओ आराम करके और कुछ खा पी कर कल अपने घर के लिए निकल जाना। अब मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही अब रहने की जगह। मैं इसी दुविधा में था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। यही सोचकर मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर कुछ दूर जंगल में जाने के बाद मुझे उनका घर दिखा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई सौ साल पुराना है और उस घर के बगल में दूर दूर तक कोई दूसरा घर ही नहीं था। मैं उनके साथ उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे अच्छे से खाना खिलाया और अच्छे से बात भी की और ऐसे ही बात करते करते कब रात हो गई मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर रात में उन्होंने मुझे खाना खिलाकर एक कमरा सोने के लिए दिया। मैं खाना खा के सोने चला गया और मैं उस कमरे में लेटा ही था कि तभी मुझे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन मैंने उस आवाज़ को काफ़ी देर तक अनसुना किया पर वो आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे मैंने उन्हें बाहर जाकर देखा तो वो वही लोग थे जिन्होंने मेरे दोस्त को पिछली रात में मारा था, क्योंकि उनके शरीर में वैसे ही घाव थे जैसे कि उन लोगों के शरीर पर थे। कि तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उसके देखते मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा और उस सुनसान जंगल से कैसे भी गिरते पड़ते मैं बाहर निकला। वो सभी भूत थे या कोई शैतान। मेरे सामने कभी अचानक से कोई सांप आ जाता तो कभी जंगल में ही रोड दिखने लगता और जब मैं वहां दौड़ कर जाता तब वहां से वो रोड गायब हो जाता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं छलावे के चंगुल में फंस गया हूँ और ऐसे मेरे साथ कई घंटों तक चलता रहा और कैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं उस जंगल से बाहर निकला और रोड के रास्ते भागने लगा। दोस्तों अब मुझे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं हो रहा था और मेरे सामने अचानक से कभी भी वो प्रेत आ सकते थे। मैं कैसे भी उनसे बच के ऐसे भागते भागते मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था और पसीने से मेरा शरीर तरबदर हो गया था। उसी थकान के चलते मैं गिर के बेहोश हो गया और सुबह जब मेरी फिर से आंख खुली तो मेरे शरीर पर बहुत ही ज्यादा चोटें लगी हुई थी। मेरे हाथ और पैर से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसी दर्द में मैंने रोड के किनारे किसी गाड़ी के जाने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे एक आदमी गाड़ी से आते हुए दिखा और उस गाड़ी की ओर मैंने हाथ से रुकने का इशारा किया और शायद मेरी हालत देखकर उस गाड़ी वाले ने साइड में रोका और पूछने लगा कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी। फिर मैं उसे अपनी साथ घटी घटनाओं के बारे में बताने लगा तो वो मुझे अपने एक जान पहचान के वैद्य के पास ले गया। उस वैद्य ने मेरा उपचार किया और मुझसे बोलने लगा कि तुम किस्मत वाले थे जो जिंदा बच गए। फिर उस गाड़ी वाले ने मुझे कुछ दूर तक छोड़ा और एक ट्रक में बिठा दिया जो उत्तर प्रदेश जा रहा था। मैंने उस आदमी का धन्यवाद किया और ट्रक के सहारे में अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर आया तो मेरे मम्मी पापा मेरे शरीर पर लगे उन घाव को देखकर चिंतित हो गए और मेरे शरीर पर लगे उन घाव के बारे में मुझसे पूछने लगे। तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया, पर मेरी माँ मेरे मुंह से इन घटनाओं के बारे में सुनकर बुरी तरह से रोने लगी। और अगली सुबह मेरे मम्मी पापा मुझे एक नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर में ले गए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए उनका धन्यवाद करने लगे। और उन्होंने बताया कि मैंने ये जो हनुमान जी का लॉकेट अपने गले में पहन रखा था उसी की बदौलत मैं आज जिंदा बच गया हूँ और उसी लॉकेट की बदौलत वो आत्माएं मुझे छू नहीं पाई। इसे सुनकर मेरा विश्वास भगवान पर अब और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस दौरान मैंने अपने बहुत ही करीबी मित्र को खो दिया जिसका अफसोस मुझे आज भी होता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा
ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।